जय हिंद साथियों। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर कभी हम लोग ने स्कूल में मिस कर दिया था वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया है। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल बहुत ही आसान होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें देखेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, और फिर ये देखेंगे कि इवॉल्व कैसे हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो टेबल अभी हम लोग देखे थे उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसमें एलिमेंट्स कैसे आए, ये सारी बातें देखेंगे। तो इसमें हम लोग प्राउस्ट हाइपोथेसिस के बारे में देखेंगे, डोबर्नियर के ट्राइड के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के बारे में, पीरियड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते करते हम लोग एंड करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही ब्रीफली ये चर्चा होगी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चर्चा ये नहीं होगी क्योंकि ब्रीफली ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एंड हम लोग करेंगे अपना इस चैप्टर का पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं जब वो पीरियड में मूव करते हैं या जब वो ग्रुप्स में मूव करते हैं, बस। और यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर की। तो देख लेते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल क्या होता है। इसमें देखिए दो शब्द हैं, एक तो पीरियोडिक है और एक तो टेबल है। टेबल मतलब वही होता है, टेबल मतलब ये कॉलम और रोज वाला जो एक सिनेरियो हो जाता है, जो एक कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ये टेबल हो गया। ठीक है, ये टेबल हो गया। ठीक है, अब पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, पीरियड्स पे एलिमेंट कैसे कैसे यहाँ पे इस टेबल में लगाए गए हैं, किस पीरियड में या किस बेसिस पे ये एलिमेंट लगाए गए हैं, इसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हम लोग देखेंगे बाद में, इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस जो रोज और कॉलम्स का जो अरेंजमेंट है उसमें केमिकल एलिमेंट्स का जो भी फॉर्मेशन होता है, जो भी अरेंजमेंट होता है, बाय एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं। ठीक है, क्या क्या, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने अलग अलग टेबल, अलग अलग सेल्स में, मतलब रो और कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, इसी को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था आपको, हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट चैप्टर में। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। और ये बताइएगा कि एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए हम बता देते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और आप ये बताइएगा इन तीनों की, इन तीनों को, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनको खोजा किसने था। ठीक है, इनको खोजा किसने था और इनका नामांकन किसने किया था, ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई पीरियोडिक टेबल की। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग क्यों टेबल बनाते हैं। ठीक है, हम टेबल क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब बहुत ढेर सारी चीज़ हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत ढेर सारी हो जाती हैं, तो एक ग्रुप में उनको अरेंज करने से क्या होता है, उनकी अच्छे से स्टडी हो पाती है। ठीक है, उनकी अच्छे से स्टडी हो पाती है। जैसे आप अपने स्कूल में होंगे, जब कॉलेज में होंगे, तो क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स बने होते थे। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स क्यों बने होते थे, ताकि आप सब दोस्त एक साथ बैठ जाएं। ठीक है, जो टॉपर हैं वो आगे बैठे हैं, जो बेंचर्स हैं वो सब, बैक बेंचर्स हैं सबसे पीछे बैठे हैं, बाकी जो एवरेज बच्चे हैं हमारी तरह बीच में बैठे, कभी आगे कभी पीछे बैठे। तो ये क्या था, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट था। ठीक है, बस ऑर्डरली अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या होता था, पीरियोडिक टेबल को क्या किया जाता था, बना दिया जाता था। और उनमें जो भी, अब जैसे आपके जो दोस्त हैं वो सबसे पीछे बैठे हैं, तो आपके दोस्त आपके जैसे ही होंगे, एकदम जैसे भी होंगे, मतलब खूब मस्ती करने वाले, खूब हुड़दंग मचाने वाले, ऐसे लोग सबसे आगे बैठेंगे। जो लोग जब सबसे पीछे बैठेंगे, सॉरी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। जो सबसे आगे बैठेंगे वो बहुत स्टूडियस होंगे, उनके नोट्स अच्छे बने होंगे, वो बुक्स लाते होंगे रोज रोज, वो अच्छे से हाईलाइट करते होंगे चीज़ों को, क्वेश्चन पूछते होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है तो उसको पीरियोडिक टेबल कह देते हैं। और इसलिए अरेंज किया जाता है ताकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, बस यही, इसीलिए ताकि उनको आराम से स्टडी कर लिया जाए, अच्छे से समझा जाए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाई है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है।
तो हमने अभी देखा कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज। तो ये बात हो गई हमारी पीरियोडिक टेबल की। अब पीरियोडिक टेबल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उन कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सा एलिमेंट किस तरफ जाएगा, कौन सा एलिमेंट किसके साथ बैठेगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी प्राउड हाइपोथेसिस से। ठीक है, याद रखिएगा प्राउड हाइपोथेसिस। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्राउड हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है। तो प्राउड हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट से रिलेटेड है। हल्का सा आप थोड़ा सा अटेंशन पे करिएगा इसकी क्रोनोलॉजी में भी। ठीक है, ये 1815 में आई थी, 1815 में प्राउड हाइपोथेसिस आई थी। किसने प्रपोज किया था, तो विलियम प्राउड साहब ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, विलियम प्राउड साहब ने प्रपोज किया था। इन्होंने बोला था कि जो भी एटॉमिक वेट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जो भी एटॉमिक वेट्स होंगे एलिमेंट्स के, वो होल मल्टीपल्स होंगे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो इन्होंने बोला था ये कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है 1, उसी के सारे मल्टीपल होंगे जो और एटॉमिक वेट्स होंगे, जो और एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स होंगे, वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के होल मल्टीपल में होंगे। ठीक है, जैसे फिर हीलियम का एटॉमिक वेट हुआ 4, लिथियम का हो गया 7। ठीक है, इस तरीके से ये सारे होल मल्टीपल हुए। कार्बन का हो गया 12, नाइट्रोजन का हो गया 14। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, होल मल्टीपल थे हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का अब एक ही एटॉमिक नंबर है, 1 एटॉमिक नंबर है, तो इसके होल नंबर हो जाएंगे कुछ भी। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही थी कि जो भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, या जो भी एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के, उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो होल मल्टीपल हैं हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो आपको ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ ले कि प्राउड हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका क्या थ्योरी थी। इन्होंने ये बताया था कि जो एटॉमिक वेट है अदर एलिमेंट्स के, वो मल्टीपल्स हैं एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आप इसको येलो येलो डर्टी फेलो नहीं, अच्छा फेलो की तरह हाईलाइट कर लीजिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने आगे ये हाइपोथेसाइज किया था कि हाइड्रोजन एटम जो है यही खाली फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो फंडामेंटल यूनिट है, और बाकी जो एटम्स हैं वो ग्रुपिंग्स हैं हाइड्रोजन एटम्स की। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है यही फंडामेंटल यूनिट है। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है किन साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसाइज किया था कि हाइड्रोजन एटम जो है वो फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो आपको दे देगा प्राउड, डोबरनियर, मेंडलीव। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे देगा, जॉन न्यूलैंड, ये सारे साइंटिस्ट के नाम दे देगा और आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे। तो आपको याद रखना है ये हाइड्रोजन एटम को फंडामेंटल यूनिट बताने वाली कौन सी हाइपोथेसिस थी, तो ये प्राउड हाइपोथेसिस थी, बाय विलियम प्राउड, 1815 में आई थी। ठीक है, अब इस थ्योरी की दिक्कत क्या थी, इस थ्योरी की दिक्कत ये थी कि जब एटॉमिक वेट्स होल मल्टीपल्स में नहीं मिले, तब इस हाइपोथेसिस में दिक्कत आ गई। तो ये हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया था जब नए एटॉमिक एलिमेंट्स मिले और उनके एटॉमिक नंबर सही से नहीं मिल पाए, मतलब होल मल्टीपल्स में नहीं मिले। जैसे कॉपर का जो एटॉमिक नंबर था वो 63.55 था, 0.55 सॉरी 63.55 था, तो होल नंबर नहीं हुआ। उसी तरीके से बोरॉन था, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर वेट था वो 10.81 हो गया। क्लोरीन का 35.45 हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये थ्योरी को डिस्कार्ड करना पड़ गया, क्योंकि इन्होंने बोला था जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन के होल मल्टीपल होंगे। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब होल नंबर है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि बोरॉन का जो एटॉमिक वेट है वो 10.81 है, क्लोरीन का है 35.45। तो ये इसकी वजह से एटॉमिक वेट जो है होल मल्टीपल में नहीं मिलने की वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन्होंने माना था हाइड्रोजन एटम जो है वही फंडामेंटल यूनिट है, बाकी जो और एटम्स हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स की ग्रुपिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं डोबरनियर ट्राइड की। ठीक है, इन्होंने 1829 में एक अपनी थ्योरी दी थी पीरियोडिक टेबल को लेके या एलिमेंट्स को लेके, जिसको हम लोग बोलते हैं डोबरनियर ट्राइड्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड इनटू ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब क्या होता है, तिकड़ी। ट्राइड्स मतलब क्या होता है, तिकड़ी। ठीक है, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, तिकड़ी। ठीक है, तिकड़ी आप याद रखिएगा। जैसे
तिकड़ी में कौन, हम आपको बताएं, तिकड़ी जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तिकड़ी है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तिकड़ी है, इन्हीं से संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार का सृजन हुआ है, ठीक है, तो ये तिकड़ी है। तो इन्होंने ही इन्हीं की देखा देखी, इन्हीं को आधार मानते हुए जो डोबर्नियर साहब थे उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट होते हैं वो भी तिकड़ी में रहते हैं, ठीक है, वेयर एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वॉज नियरली इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू, ठीक है, तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, और पोटेशियम का 39 है। तो इन्होंने क्या बोला, ट्राइड वाले ने, भाई साहब ने, डोबर्नियर ट्राइड ने, कि जो बीच वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो एटॉमिक मास है मिडिल वाले का, वो नियरली इक्वल है इनके मीन से, इनके एवरेज से, मतलब 39.7, ठीक है, 39.7 बाई 2, ठीक है, ये 39 3 है, ठीक है, ये कितना हुआ, 9 7 16, हाथ लगे 46, ठीक है, 46/2 हो गया, ठीक है, 46/2 हो गया, विच इज इक्वल टू 23, ठीक है, और ये 23 एटॉमिक वेट किसका है, तो ये एटॉमिक मास हमें दिख रहा है सोडियम का है, ठीक है, ये देखिए इसके सिमिलर आ गया। तो इनका यही कहना था कि जो एलिमेंट है वो 3 3 के ब्लॉक में मिलेंगे, मतलब एक ब्लॉक में 3 होंगे, फिर अगले ब्लॉक में 3 होंगे, अगले ब्लॉक में 3 होंगे, और जो बीच वाला है, इन जो 3 तिकड़ी है उसके जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो नियरली इक्वल होगा जो अन्य दो एलिमेंट है उनके एवरेज से, अन्य दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के एवरेज से, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनकी लिमिटेशन क्या हुई, ये जो ट्रायड वाला जो फॉर्मूला है जिसमें एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का जिसमें नियरली इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर टू के, ऐसे कुछ ही एलिमेंट्स थे जो कि ये परफॉर्म कर पाए थे, उसके अलावा कई हो गए थे जो अलग अलग हो गए थे, ठीक है, जैसे अलग अलग हो गए थे, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन थे, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन थे, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तिकड़ी की अगर हम बात करें, इन तिकड़ी की बात करें तो इनका फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है लगभग 19, ठीक है, क्लोरीन का हमने आपको भी बताया था 35.5 होता है, और ब्रोमीन का कितना होता है 35.5, और ब्रोमीन का होता है लगभग 80, ठीक है, लगभग 80। तो अब ये फ्लोरीन का 19 होता है, तो अब ट्राइड का क्या कहना है कि जो क्लोरीन का मास होगा वो नियरली इक्वल होगा ब्रोमीन और फ्लोरीन के एटॉमिक मास के एवरेज से, इनका एवरेज हो गया 80 + 90, 80 + 90 तो 99/2, तो इनका हो गया 40 50, ये 50 हो गया, तो लगभग 24 इसका हो गया, ठीक है, सॉरी ये 99 है, हम 49 समझ रहे, 99 है, तो ये लगभग 50 हो गया, ठीक है, 49.5 हो गया ये, ठीक है, 49.5 एटॉमिक मास आ गया ये दोनों एवरेज मिला के। लेकिन क्लोरीन जो बीच में मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो तो 35.5 ही है, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है, इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था कि कुछ तिकड़ियां थी, कुछ 3 एलिमेंट से, तो कुछ 3 एलिमेंट्स के ब्लॉक थे जो ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, इस चीज़ में नहीं कंफर्म कर पा रहे थे कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज से बराबर हो या लगभग बराबर हो या ऑलमोस्ट सेम हो, ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से डोबर्नियर ट्रायड को भी क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राउस्ट हाइपोथेसिस देखा, जिन्होंने कहा था हाइड्रोजन फंडामेंटल एटम है, बाकी सब ग्रुपिंग है। डोबर्नियर ट्रायड ने क्या कहा था कि एलिमेंट जो होते हैं टिकड़ी में होते हैं, और टिकड़ी में जो बीच वाला होता है उसका एटॉमिक मास नियरली इक्वल होता है बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज से, ठीक है, और प्राउस्ट हाइपोथेसिस आई थी 1815 में, डोबर्नियर ट्रायड आया था 1829 में, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 हाइपोथेसिस के बारे में बात कर ली रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग बाकी की चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, 1913 में आई थी, पर इससे पहले हल्का सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले हमने प्राउस्ट हाइपोथेसिस देखी थी 1815 में विलियम प्राउस्ट साहब द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनका एटॉमिक वेट जो है वो मल्टीपल है किसके एटॉमिक वेट से, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट 1 है उसी के सारे मल्टीपल्स हैं जो अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो ये एटॉमिक वेट की बात कर रहे थे, किसके एटॉमिक वेट की, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट की बात इन्होंने की थी, ये बात याद रखिएगा, एटॉमिक वेट ना कि एटॉमिक मास, कंफ्यूज नहीं होना, एटॉमिक वेट एकदम आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट्स में वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
ना ही एटॉमिक मास की बात हो रही है, ना ही एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक वेट की बात हो रही है। ठीक है, उस समय ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाए थे, इसीलिए एटॉमिक वेट की बात हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके आगे हम लोग ने देखा था डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स हमने क्या देखा था, इन्होंने बोला था एलिमेंट जो होते हैं वो टिकड़ी में फॉर्म होते हैं। टिकड़ी में फॉर्म होते हैं मतलब तीन तीन ग्रुप, तीन तीन एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप होता है, और जो उस ग्रुप का जो बीच वाला मेंबर होता है, बीच वाला एलिमेंट होता है, उसका जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे एटॉमिक मास की बात कर रही है। एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो एटॉमिक मास जो होता है वो सिमिलर टू या इक्वल टू ऑलमोस्ट होता है बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज से। ठीक है, तो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ रेस्ट ऑफ द टू एलिमेंट्स इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन। ठीक, तो ये बोला गया था डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स में 1829 में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ के हम लोग ने देखी थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कब आई थी, तो 1866 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो अरेंज होते हैं एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, ये फिर वेट पे आ गए, एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, इन्होंने बताया था हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है, बेरिलियम, ऐसे कर करके इन्होंने बताया था। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बढ़ बढ़ के इन्होंने बताया था कि कैसे इंक्रीजिंग वेट होने पे क्या होता है, एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। और 8 एलिमेंट्स ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, 8 के ग्रुप में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, मतलब एक ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होंगे, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होंगे, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होंगे। और ये ग्रुप कैसे अरेंज होंगे, लेफ्ट टू राइट, तो इन एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे ये लोग अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये ऑक्टेव साहब का कहना था। उसके बाद हमने देखा था लॉथर मायर का एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम को क्या किया गया था, प्लॉट किया था, ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया था। और इन्होंने बोला था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो है सिमिलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे कर्व में। ठीक है, मान लीजिए मेटल्स अगर यहाँ है, मेटालिक प्रॉपर्टीज यहाँ है, तो सारे मेटल ऑलमोस्ट यहाँ होंगे। मेटलॉइड प्रॉपर्टीज यहाँ पे कहीं उन्होंने मैप की है, तो सारे मेटलॉइड्स कहीं यहाँ यहाँ होंगे, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसेस ऑक्यूपाई करेंगे एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कहना था लॉथर मायर साहब का 1869 में। इसके बाद आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी 1869 में आई थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था 1869 में मेंडलीव साहब ने कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ एटॉमिक मास की। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ एटॉमिक मास की, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो इन्होंने कहा था जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी एलिमेंट में, उनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक होती हैं। ठीक है, अब इस ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी हेनरी मोजले साहब को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से अपडेट किया, और जब अपडेट किया तो ये नाम आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आराम से डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जिस इवोल्यूशन के बारे में कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग फ्रॉम विलियम प्राउस्ट। ठीक है, विलियम प्राउस्ट के साहब के से स्टार्टिंग करिए, उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद बढ़िए ट्राइड के बाद, ट्राइड के ऊपर, ट्राइड के बाद आइए ऑक्टेव्स पे, ऑक्टेव्स के बाद आइए एटॉमिक वॉल्यूम कर्व पे, फिर मेंडलीव पे, और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में आई है। इसको प्रपोज किया गया था हेनरी मोजले साहब द्वारा। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव टेबल। अब मेंडलीव टेबल का ड्रॉबैक क्या था कि मेंडलीव की जो टेबल थी वो एटॉमिक मास पे निर्भर थी, एटॉमिक मास पे निर्भर थी। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये उनको बात सही नहीं लगी हेनरी मोजले को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक नंबर पे ध्यान दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेनरी मोजले साहब ने एटॉमिक नंबर पे ध्यान दिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, प्रोटॉन की उत्पत्ति कब हुई थी या प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था आपको पता है, तो गोल्डस्टीन साहब ने डिस्कवर किया था। नाम किसने रखा था, रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, नामकरण किया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, और ये लगभग 1912 में आया था हमारे हिसाब से। ठीक है, आप ये चेक करके बताइएगा ये कौन से साल में आया था। और रदरफोर्ड साहब ने ही न्यूक्लियस का भी इन्वेंशन किया था। इन्होंने न्यूक्लियस को भी हाइपोथेसाइज किया था। ठीक है, हाइपोथेसाइज क्या बोलते हैं, अगर आप में से कोई हमको ये बता पाए कि जैसे हाइपोथेसिस बोलते हैं एक तो, और एक हाइपोथेसाइज करा है, मतलब जैसे हाइपोथेसाइज करा है तो ये कैसे बोलेंगे, हाइपोथेसाइज बोलेंगे कि हाइपोथाइज बोलेंगे, कोई प्लीज़ हमको बता दीजिएगा।
मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ बता दीजिएगा आप लोग में से कोई भी, जो भी जिसको भी इसके बारे में ज्ञान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी मोज़ले साहब ने क्या किया था, अपनी एक रचना बताई थी। इन्होंने ये बताई थी, क्या किया था, इनकी अवधारणा थी कि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल है देन एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब क्या होगा, एलिमेंट जो है वो अरेंज होंगे एज पर देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक नंबर, ठीक है। ही स्टेटेड दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या बोला था, मेंडलीव ने बोला था, हम ब्लू में लिखते हैं, मेंडलीव ने यही बोला था, एकदम सिमिलर बात बोली थी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बस मेंडलीव ने बोला था मास और मोज़ले ने बोला था नंबर, ठीक है। मोज़ले ने बोला था नंबर और मेंडलीव ने बोला था एटॉमिक मास, ठीक है। बस यहीं से बात यहाँ पे पूरी समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग बस अब पीरियोडिक टेबल के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी उनमें एलिमेंट्स हैं, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी प्लेसिंग है, इन सब के बारे में बात करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। हालांकि सॉल्व इश्यूज सच एज प्लेसमेंट ऑफ एनॉमलस पेयर्स एंड प्रोवाइडेड अ प्लेस फॉर आइसोटोप्स। तो हमने आपको बताया था आइसोटोप्स की जगह नहीं थी, एनॉमलस पेयर, सॉरी टंग ट्विस्टिंग हो गई, एनॉमलस पेयर्स की प्लेसिंग हो गई थी अच्छे से, ठीक है। पीरियोडिसिटी की और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक की गई थी, या पीरियोडिसिटी को और ज़्यादा डिफाइन कर दिया गया था एज पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेड वर्जन हो गया था किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स हैं, रोज हैं, ठीक है। कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो याद रखिएगा कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स ग्रुप या फैमिलीज विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि रोज रिप्रेजेंट ग्रुप और फैमिलीज एंड कॉलम रिप्रेजेंट पीरियड्स, तो आप गलत बता देंगे, ठीक है। तो कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप या फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रोज रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के शेल्स होते हैं, जैसे जैसे वो भरते जाते हैं वैसे वैसे रो में एलिमेंट्स अरेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड्स शोइंग प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। और कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप्स या फैमिलीज विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी हम लोग कॉलम्स और ग्रुप्स के बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक बार कि पीरियोडिक टेबल को कैसे, पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं, क्या क्या रोज हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, क्या क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एफ ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब क्या क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग इस वाले पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। तो ये आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको ये ग्रुप दिख रहा होगा, अभी हमने ग्रुप के बारे में बात की थी, जो क्या है, फैमिली है विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऐसे जो एलिमेंट्स अरेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 में, वो क्या है, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं, ठीक है। ये जो ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये सब सिमिलर प्रॉपर्टीज में है, ठीक है। मतलब ये सिमिलर प्रॉपर्टी में है, फिर ये सिमिलर प्रॉपर्टी में है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी में है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी में है। पीरियड क्या है, पीरियड क्या है, इंक्रीजिंग, सॉरी पीरियड क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के शेल जो है वो ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, इस बेसिस पे पीरियड है, ठीक है। इस बेसिस पे पीरियड है। तो ग्रुप 18 है, ठीक है, ये बात याद रखिए, ग्रुप 18 है, पीरियड क्या है, पीरियड आप देख रहे होंगे, पीरियड 7 है, ठीक है। ग्रुप 18 और पीरियड 7, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, अभी हम लोग सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, लैक्टोनाइट्स कौन से हैं, एक्टिनाइट्स कौन से हैं, एस ब्लॉक में कौन कौन से हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा, बस हल्का सा आप एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल होती कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल देखा, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ग्रुप के बारे में देखते हैं। ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया ये 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। इनकी क्या है, ये सिमिलर फैमिली के हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, ठीक है। सिमिलर फैमिली और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। कैसे ग्रुप्स, इसमें कैसे एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन देयर वैलेंस शेल एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपसे टेक्निकल पूछ लिया तो यही पूछेगा कि ग्रुप में क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब हम वैलेंसी में नहीं जाएंगे क्योंकि वैलेंसी बहुत एक अनदर टॉपिक हो जाएगा और वैलेंसी हमारे एग्जाम का डायरेक्ट टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आप रट लीजिएगा इस चीज़ को कि ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई ग्रुप की। ग्रुप कितने होते हैं, तो 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं।
ठीक है। इसके बाद पीरियड्स पे बात करते हैं, तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, हमने देखा था, ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ये कैसे अरेंज होती हैं? एज पर देयर कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बेसिस पे ये पीरियड्स डिफाइन किए जाते हैं। पीरियड्स एज पर दिस जो है एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। पीरियड नंबर करस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे, जितने भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उसी बेसिस पे पीरियड को क्या किया जाता है, उसी बेसिस पे पीरियड को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, ठीक है, कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स हमने देखा था, पीरियड जो होते हैं ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं पीरियड्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं पीरियड्स में। तो पीरियड्स में एलिमेंट जो अरेंज होते हैं वो होते हैं किसके बेसिस पे? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन शेल्स की फिलिंग के बेसिस पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेल्स की फिलिंग के बेसिस पे क्या होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कौन से होते हैं। फर्स्ट पीरियड जो सबसे छोटा पीरियड है, शॉर्टेस्ट पीरियड है, ये इसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड में शॉर्ट पीरियड्स हैं जिसमें 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में लॉन्ग पीरियड है ये लोग, इसमें 18 एलिमेंट हैं। और सिक्स एंड सेवन पीरियड जो लास्ट 2 हैं वो सबसे ज़्यादा एलिमेंट रिटेन करते हैं, 32 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा या याद कर लीजिएगा, जैसे भी आपको समझ में आए बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि अगर ग्रुप से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप बता पाएँ कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे अरेंज होते हैं। पीरियड्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने 2 चीज़ें क्या देखी, उनका जो सिस्टम है वो देखा, क्या क्या सिस्टम है, एक तो ग्रुप है और दूसरा पीरियड है। अब ग्रुप और पीरियड के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं? जो मोस्टली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है एंड ग्रुप 13 टू 17 में, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है और ग्रुप 13 और 17 में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये हल्का सा ये बात याद रखिएगा। फिर नोबल गैसेस पे आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती हैं, ये बात याद रखिएगा। नोबल गैसेस जो होते हैं वो ग्रुप 18 में मिलती हैं, ठीक है। ग्रुप 18 में नोबल गैसेस मिलती हैं। देयर आउटर मोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कहाँ मिलती हैं नोबल गैसेस? ये ग्रुप 18 में मिलती हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खाली हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दीज गैसेस आर इनर्ट, जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करती हैं। एंड हैव जीरो वैलेंसी, मतलब ये भी मतलब है डू नॉट रिएक्ट इजिली, ठीक है। तो ये बात हो गई नोबल गैसेस की। अब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखते हैं। जो अभी हमने आपको जो एक इमेज दिखाई थी उसमें डी ब्लॉक दिखाया था, एफ ब्लॉक दिखाया था। अब उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? लोकेटेड इन ग्रुप्स 3 to 12, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या थे? नॉर्मल एलिमेंट्स थे, ठीक है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक क्या है? ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के। इसमें 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहते हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा मेटल की पोजीशन क्या है, तो मेटल की जो पोजीशन है वो डी ब्लॉक में है, ठीक है। मेटल जो है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे प्लेस किए गए हैं, तो वो डी ब्लॉक में है। किस ग्रुप से किस ग्रुप के बीच में? तो ग्रुप 3 to 12 के बीच में, ठीक है। ग्रुप 3 to 12 के बीच में ये प्लेस किए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनके 2 आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होल्ड करना, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होना, साथ ही साथ वेरिएबल वैलेंसीज होना, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं? ये सारी चीज़ें मेटल से संबंधित हैं। मेटल कहाँ मिलते हैं? मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट में मिलते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक में मिलते हैं। फिर हम आते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक क्या है? एफ ब्लॉक जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें 3 आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें क्या है? 3 आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा।
और एफ ब्लॉक में कौन से होते हैं, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अभी मेटल्स थे, इसमें थोड़े और हैवी मेटल्स होते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। हैवी मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, हैवी मेटल्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक में क्या क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, मेटल्स और हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स और मेटल दोनों यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने नॉर्मल एलिमेंट्स देखा। नॉर्मल एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ग्रुप 1 और 2 में, फिर ग्रुप 13 से 17 में। नोबल गैसेस कहाँ पे हैं, नोबल गैसेस ग्रुप 18 में है, ठीक है। नोबल गैसेस के जो आउटर शेल्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सेप्ट हीलियम जहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम जहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ये गैसेस इनर्ट होती हैं और जीरो वैलेंसी होती है, मतलब बहुत ही नॉन रिएक्टिव होती हैं। इसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की थी। ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट देखा था। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 3 से 12 तक है, ठीक है, ग्रुप 3 से 12 तक है, जिसमें क्या है, मेटल्स हैं, जिसमें 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, ठीक है, 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में मेटल्स हैं और इनमें 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, ठीक है। ये डी ब्लॉक की बात हुई। एफ ब्लॉक में क्या है, एफ ब्लॉक में हैवी मेटल है, हैवी मेटल है, यहाँ पे 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, ठीक है, 3 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। ये दोनों डिफरेंस हो गया डी और एफ में, दोनों ही जगह मेटल है, पर जो डी में जो मेटल्स हैं उनके में सिर्फ 2 आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, और जो एफ वाले एलिमेंट हैं या एफ वाले मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनमें 3 आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है। ये बातें हो गई नोबल गैसेस की, नॉर्मल एलिमेंट्स की, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अभी हमने एफ एलिमेंट्स की बात की थी, एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स थे हमने उनकी बात की थी, जो कि हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर 2 सब कैटेगरीज हैं, लैंथेनॉइड्स की और एक्टिनॉइड्स की, ठीक है। याद रखिएगा ये इसमें क्या होता है, लैंथेनॉइड्स में 4f है और एक्टिनॉइड्स जो है 5f है। एफ क्या है, इनका एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में क्या है, एफ ब्लॉक में जो है 3 आउटर मोस्ट शेल्स एम्प्टी हैं, ठीक है, 3 आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट हैं, 3 आउटर मोस्ट शेल्स क्या है, इनकम्प्लीट है, हैवी मेटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसमें 15 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लैंथेनॉइड्स में 15 एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। लैंथेनॉइड्स में 15 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 टू 71, ठीक है। कौन से ग्रुप में लोकेटेड होते हैं, ग्रुप 3 में होते हैं, पीरियड 6, ठीक है, ग्रुप 3 पीरियड 6। और इन्हीं में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रेयर अर्थ मेटल्स बोला जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे स्कैंडियम हो गया, इट्रियम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सब जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये सारे हैं, ठीक है। स्कैंडियम, इट्रियम, टाइटेनियम, टैंटलम, ये सब सारे क्या हैं, स्कैंडिवियम, बड़े बड़े नाम हैं जो, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स सॉरी हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये सब। ये कहाँ पे हैं, तो ये लैंथेनॉइड्स में, ठीक है। ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कौन से ग्रुप को, तो ग्रुप 3 पीरियड 6 को बिलोंग करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स में आते हैं, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं एक्टिनॉइड्स की तरफ, ये 5f है, ठीक है। यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर किससे शुरू होगा, 89 से 103 मतलब 103 तक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर भी हल्का सा याद रखिएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसके बेसिस पे एलिमेंट अरेंज हुए हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इनका ग्रुप तो सेम ही होगा, पीरियड 7 है, ठीक है, पीरियड 7 है। लैंथेनॉइड का पीरियड क्या था, लैंथेनॉइड का पीरियड 6 था। एक्टिनॉइड्स का जो पीरियड है वो क्या है, 7 है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है भैया, याद रखिएगा, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है, ये सब एक्टिनॉइड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सब रेडियो एक्टिव हैं एंड रिलीज एनर्जी थ्रू रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, एक्टिनॉइड्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। लैंथेनम एंड एक्टिनियम आर एपोनिम्स ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज रिस्पेक्टिवली, मतलब ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। लैंथेनम और एक्टिनियम जो है ये क्या है, एपोनिम्स है ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज रिस्पेक्टिवली। IUPAC includes lanthanum and actinium in the series based on common usage, although these groups are sometimes considered to have 14 elements, ठीक है। तो ये लैंथियम और एक्टिनियम में क्या है, ये जो एलिमेंट्स है लैंथम और एक्टिनियम, ये दोनों ही लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, दोनों ही में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात खैर जो यहाँ पे है वो ये है कि लैंथेनॉइड्स
किस नाम से जाने जाते हैं? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। दोनों का ग्रुप सेम होता है, पर जो पीरियड है वो अलग अलग होता है। लैंथेनाइड्स का जो पीरियड है वो 6 है, और जो एक्टिनाइड्स का पीरियड है वो पीरियड 7 है, ठीक है। ये दो बात आपको एकदम याद कर लेनी है, अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लेनी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एस और पी ब्लॉक की तरफ। अभी तक हमने किसकी बात की थी? अभी तक हम लोग ने डी ब्लॉक की बात की थी, डी ब्लॉक की बात की थी, और किसकी बात की थी? और एफ ब्लॉक की बात की थी। डी ब्लॉक में हमने क्या देखा था? मेटल्स होते हैं जिनके दो आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने एफ ब्लॉक में देखा था, जिसमें क्या होता है, तीन आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, तीन आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं। डी ब्लॉक में हमने देखा था कि ये मेटल्स होते हैं, एफ ब्लॉक में हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। और एफ ब्लॉक की सब कैटेगराइजेशन है लैंथेनॉइड्स में और एक्टिनॉइड्स में, ठीक है, लैंथेनॉइड्स में और एक्टिनॉइड्स में। लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यूट्रियम, स्कैंडिनियम, सर्जियम, ठीक है, टैंटलम, टाइटेनियम, ये सारे क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें अभी हमने की थी। अब हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में और बात कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 1 में आते हैं, जो कि अल्कली मेटल और अर्करी अर्थ मेटल होते हैं, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ आते हैं? ग्रुप 13 टू 18 में, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप 13 टू 18 में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, एक या दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं मेटालिक कैरेक्टर पे। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? सारे मेटल्स हैं। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। फिजिकल स्टेट क्या होती है मेटल की? सॉलिड होती है। कौन सा एक मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे? आप हमको बताइएगा, ठीक है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है? तो ये सॉलिड भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं और ये गैस भी होते हैं, ठीक है। नोबल गैसेज एस ब्लॉक में नहीं होती हैं। नोबल गैसेज आर फाउंड इन ग्रुप 18 एंड आर केमिकली इनर्ट, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में आ गए, ठीक है। पी ब्लॉक में क्या आते हैं? पी ब्लॉक में नोबल गैसेज आती हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के? तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या क्या हो गए? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो अभी हमने एलिमेंट्स की बात की थी और हमने देखा था कौन कौन किस पीरियड में है। अब हम लोग ग्रुप की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये लगा कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपसे शेयर कर दी। आप एक बार हल्का सा ये देख लीजिएगा कि कौन सी ग्रुप में किसकी फैमिली रहती है, ठीक है, कौन से ग्रुप में किसकी फैमिली रहती है। तो ग्रुप 1 में लिथियम फैमिली रहती है, जो कि अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम फैमिली रहती है। ग्रुप 3 में स्कैंडियम फैमिली रहती है। ग्रुप 4 में टाइटेनियम फैमिली रहती है। ग्रुप 5 में वेनेडियम फैमिली रहती है। ग्रुप 6 में क्रोमियम फैमिली रहती है। ग्रुप 7 में मैग्नीज फैमिली रहती है। ग्रुप 8 में आयरन फैमिली। ग्रुप 9 में कोबाल्ट फैमिली रहती है। इसी तरीके से ग्रुप 10 में जो है निकल की फैमिली रहती है। ग्रुप 11 में कॉपर की फैमिली रहती है। ग्रुप 12 में जिंक की फैमिली रहती है। ग्रुप 13 में बोरॉन की फैमिली रहती है। ग्रुप 14 में कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन की फैमिली। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की फैमिली। ग्रुप 17 में फ्लोरीन की फैमिली। और ग्रुप 18 में लास्ट में नोबल गैसेस हीलियम और नियॉन की फैमिली, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ग्रुप 17 में हेलोजेंस, ग्रुप 18 में नोबल गैसेस, ग्रुप 16 में कैल्कोजेंस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रोज एक एक याद करेंगे तो 18 दिन में याद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग तेज हैं, हो सकता है एक ही दिन में इसको याद कर लें आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी फैमिली रहती है।